वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की तैयारी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और वीडियो प्रत्येक दिन एवरीडे 5 PM को अपलोड कर दी जा रही है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है और वीडियो प्राप्त करनी है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इसके ऑल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं वीडियो 5 PM को जैसे ही अपलोड करूं पेपर 1 की, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने तैयारी को शानदार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनजीटी, जिसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये हमारे सिलेबस का यूनिट 9 है, सिलेबस का यूनिट 9 है। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेट पेपर 1 में 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और ये जो एनजीटी का टॉपिक है, ये करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ यहाँ से ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी बनते हैं। यानी यहाँ पे एनजीटी 2 तरीके से महत्वपूर्ण है, ट्रेडिशनल और करंट दोनों तरीके से। इसलिए यहाँ से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। इसलिए बिल्कुल आप इसे अच्छे से करके जाएं और यहाँ से अगर प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और वन और पर्यावरण से संबंधित व्यक्तियों को नुकसान के लिए और राहत और मुआवजे के लिए किसी भी कानून के अधिकार के प्रवर्तन सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान। यानी अगर पर्यावरण वन से संबंधित कोई मामला हो तो इससे कोई व्यक्ति पीड़ित है या कोई संस्था पीड़ित है, उसे राहत देने के लिए, मुआवजा देने के लिए और प्राकृतिक सभी संसाधनों को संरक्षित करने के लिए, और इस प्रकार के अगर कोई मामले हैं तो उसे जल्द, शीघ्र और प्रभावी इंप्रेसिव तरीके से निपटाने के लिए एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप लोग याद रखेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई है? 18 अक्टूबर 2010 को। और कौन सा अधिनियम? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। यानी एक्ट भी 2010 का और ये स्थापित भी 2010 में हुआ है। इसलिए आपको दो चीज़ें याद करनी नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को, और एक्ट भी 2010 का ही था। इसके साथ ही भारत ने ये एनजीटी की स्थापना करके एक इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए अलग से न्यायालय, पर्यावरण के लिए अलग से अधिकरण या न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत पूरी दुनिया का तीसरा देश है। पूरी दुनिया का भारत तीसरा देश है। इससे पहले भारत से पहले 2 ही देशों ने किया था। पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया था। तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है इस तरह के स्पेशल काम करने के लिए, और जिसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल। स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। और अगर विकासशील देशों की बात करें कि विकासशील देशों की श्रेणी में भारत पहला है। भारत पहला देश है विकासशील देशों में जिन्होंने स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाया है। अब इसका उद्देश्य के बारे में जानते हैं। एनजीटी को स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, जिससे कि अदालतों में लगे बोझ को कम किया जा सके। हम लोग जानते हैं हमारे अदालतों में केसेस 10 साल 15 साल तक चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे केस का अंबार लगा हुआ है, जज कम है और केस ज़्यादा है। तो इस तरह कोर्ट पे जो दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए, उन पर बोझ को कम करने के लिए एनजीटी का स्थापना किया गया, ताकि एनजीटी सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर निर्णय देगी। इसीलिए यहाँ पे ये जल्दी से निर्णय दे पाएगी और अदालतों पर बोझ कम होगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो भी आदेश दिए जाते हैं एनजीटी में, उसके लिए 6 मंथ
फिक्स टाइम है, इससे ज़्यादा केस लंबी नहीं हो सकती है, यानी 6 महीना के अंदर डिसीजन देना ही देना है, जिसके कारण मामले जो भी यहाँ पे आते हैं उसका निर्णय जल्दी हो जाया करता है। आपसे ये भी पूछा सर एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो एनजीटी का जो मुख्यालय है सबसे हेड ऑफिस को दिल्ली में है, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस भी भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और चेन्नई में। 4 रीजनल ऑफिस है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका आप लोग याद रखें कहाँ कहाँ, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। और दिल्ली में क्या है, मुख्य न्यायालय, इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस। यहाँ पे कोई भी निर्णय आता है तो उसको 6 महीने के अंदर डिसीजन देना होता है। किसको, एनजीटी को। एनजीटी के पास जब कोई केस जाता है तो 6 मंथ में उसका, मैक्सिमम 6 मंथ में डिसीजन आना ही आना है। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे हम लोग इसका क्या एनजीटी का संरचना है, यहाँ कौन कौन से पद होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो पद होते हैं, जो यहाँ पे अधिकारी होते हैं, वो 3 वर्गों में बंटे होते हैं। पहला होता है चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है, अध्यक्ष, और दूसरा होता है न्यायिक सदस्य जो कि जुडिशरी से संबंधित होते हैं। तीसरा होता है विशेषज्ञ जो कि पॉल्यूशन, पर्यावरण से संबंधित आहर्ता रखते हैं, उन सबको विशेषज्ञ में नियुक्त किया जाता है। और जो कोर्ट यानी न्यायालय से संबंधित चीज़ों की जानकारी रखते हैं उसे न्यायिक सदस्य में नियुक्ति की जाती है। और अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यही इसे आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, अभी यही हमारे एनजीटी के वर्तमान चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आज जस्टिस है, ये पहले हाईकोर्ट के जज रहे हैं, और इसका नाम है आदर्श कुमार गोयल। तो अभी एनजीटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल। तो करंट के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब एनजीटी का क्या क्या अधिकार है इसे हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए तो इसका अधिकार काफ़ी वृहत है, और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें पर्यावरण शामिल हो, यानी पर्यावरण से संबंधित हर मामलों को सुनने का इसे अधिकार है, और उसके संबंध में निर्णय देकर उसे लागू करना भी इसका अधिकार है। दूसरा जो इसका अधिकार है, अपीलीय अधिकार है, यानी अगर किसी निचले कोर्ट में कोई डिसीजन आता है और कोई भी पक्ष अगर असंतुष्ट है उस निर्णय से, तो वह एनजीटी में अपील कर सकता है, एनजीटी में जाके अपील कर सकता है, और फिर से अपने केस को स्टार्ट करा सकता है, रीओपन करा सकता है। एनजीटी को अपने निर्णय देने के दौरान जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 है, इसका पालन करने के लिए एनजीटी को बाध्य नहीं किया सकता। यानी कोर्ट जिस पर चलता है हमारा नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, इसका पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है, उसे इससे स्वतंत्रता दी गई है। इससे वह इतर अपने निर्णय को दे सकती है। इसको मानना उसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, बाध्य नहीं है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। किसी आदेश या निर्णय या अधिनिर्णय को देते समय एनजीटी इन चीज़ों पर भी ध्यान देगी या इसे भी लागू कर सकती है। क्या क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, प्रिकॉशनरी, निवारक, इसके अलावा प्रदूषक भुगतान यानी पॉल्यूटर पेज। इस सिद्धांत को एनजीटी लागू कर सकती है अपने निर्णय में कि निर्णय के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इस तरह का उसमें ऐड कर सकती है। प्रिकॉशन, अगर बाद में कोई खतरा हो, इसके पहले प्रिकॉशनर के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये भी अपने निर्णय में वो ऐड कर सकती है। इसके साथ ही साथ उसे कुछ पेमेंट करने के लिए भी आदेश कर सकती है, जिसको कहते हैं प्रदूषक भुगतान या पॉल्यूटर पेज। अधिकरण अपने आदेशानुसार क्या कर सकता है, जो पर्यावरणीय क्षति से पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है, कंपनसेशन दे सकती है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त जो संपत्ति हो जाती है उसको फिर से बनवा सकती है, पुनर्निर्माण करवा सकती है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। यानी एनजीटी ने अगर कोई आदेश दे दिया है
तो आप समझिए कि वो एक कोर्ट का आदेश, जिस प्रकार कोर्ट के आदेश को पालन करना जरूरी होता है, एनजीटी के आदेश का भी पालन करना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि न्यायालय के समकक्ष इसे माना गया है। एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रावधान है। यानी अगर एनजीटी के किसी निर्णय का पालन नहीं किया जाता है तो यहाँ भी दंड का प्रावधान है। एनजीटी दंड दे सकती है, और दंड दोनों प्रकार से, आपको कारावास की भी सजा दी जा सकती है और जुर्माना का भी। तो कारावास अधिकतम 3 वर्षों के लिए दिया जा सकता है, और अगर आपसे जुर्माना लगता है वो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना एनजीटी लगा सकती है। यानी एनजीटी के पास कारावास का भी सजा और आर्थिक दंड का भी सजा देने का अधिकार है। इसके साथ ही ये भी है कि एनजीटी अगर कोई निर्णय देती है, इसके निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन 90 दिनों के भीतर अपील करनी पड़ेगी। इसके साथ ही एनजीटी, इन जो 7 कानून हैं भारत सरकार के द्वारा बनाए गए 7 कानून हैं जो कि पर्यावरण से ही संबंधित है, इन कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकती है। यानी इन कानूनों के तहत अगर कोई व्यक्ति एनजीटी का शरण लेता है इन 7 कानूनों के तहत, तो भी उसके मामलों को सुन सकती है। ये 7 कानून जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जल से संबंधित जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। इन सब से संबंधित मामलों को अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है निचली अदालतों से, तो इनके संबंध में भी आवश्यक निर्णय एनजीटी दे सकती है। इन 7 कानूनों, तो आपसे पूछा जाए 7 कितने कानूनों पर निर्णय दे सकते हैं? 7 को आप लोग याद रखेंगे। 7 एक्ट है ये। उपरोक्त कानूनों के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के खिलाफ चुनौती दी जा सकती है। यानी सरकार अगर उपर्युक्त कानूनों में संशोधन करती है, ये जो 7 कानून है, या इसमें परिवर्तन करती है या किसी को खत्म करती है, तो एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है, और एनजीटी चाहे तो समुचित निर्णय दे सकती है। अगर हो सकता है सरकार का निर्णय गलत हो, उसके अगेंस्ट में भी निर्णय दे सकती है। एनजीटी को यह अधिकार है कि इन 7 कानूनों में अगर सरकार कोई गलत डिसीजन लेती है या इन कानूनों का अतिक्रमण करती है, तो वहाँ पर अपील जाने पर एनजीटी इसके समर्थन में निर्णय दे सकती है। हो सकता है वो निर्णय सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब हम देखेंगे एनजीटी का क्या महत्व है। एनजीटी का महत्व, तो एनजीटी ने वनों की कटाई और अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई को रोकने में और अपशिष्ट प्रबंधन का मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिशा में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि एनजीटी ने एक तरह से अल्टरनेटिव मैकेनिज्म तैयार कर दिया है, और एक तरह से न्याय के लिए यह बहुत ही सकारात्मक कदम है। और जो कि हर मुद्दे के लिए लोग न्यायालय की शरण जाते थे, जो हमारे कोर्ट होते थे वहाँ पे इससे भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा, और कोर्ट पर केस का बोझ भी बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण डेट पे डेट दिया जाता है और निर्णय काफ़ी दिनों के बाद आता है। तो एक तरह से एनजीटी ने अल्टरनेटिव ट्रिब्यूनल, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म काम किया है न्याय के क्षेत्र में। इसके साथ ही इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों में भार कम हुआ। जो भी उच्च न्यायालय हैं वहाँ पर पर्यावरण संबंधी मामलों के भार में कम हुआ है। वहाँ पर्यावरण से संबंधित केसेस नहीं जा रहे हैं, वो सारे कहाँ जाते हैं? एनजीटी में। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी मितव्ययी और तेजी से काम करने वाला तंत्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे खर्च भी कम होता है, और दूसरा तेजी से होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 6 मंथ में डिसीजन को देना होता है एनजीटी को। जबकि कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो हम लोग जानते हैं कोर्ट में साल, 2 साल, 10 साल तक भी लग जाता है किसी केस के डिसीजन का आने में, जबकि एनजीटी उसे 6 महीने में निपटारा कर देती है, क्योंकि वहाँ केसेस की संख्या कम होती है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पर्यावरण
जहाँ देख रहा है कि किसी भी काम से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे उसे रोक देती है एनजीटी अपने आदेश के माध्यम से। इसके साथ ही एनजीटी में एक प्रावधान है कि जो सदस्य एक बार बन जाता है उसका पुनः नियुक्ति नहीं किया जाता है, यानी सदस्य पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुनाता है और इसके कारण एनजीटी का जो निर्णय आता है वो अच्छा आता है, किसी के फेवर में नहीं आता है, किसी के दबाव में नहीं आता है, क्योंकि इन सदस्यों को पता है कि ये मेरा अंतिम कार्यकाल है, इसलिए वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एनजीटी, जो कि हमारे सिलेबस का यूनिट 9 है, पीपुल एंड एनवायरनमेंट का एक सब टॉपिक था। और इसी प्रकार आप प्रतिदिन अगर 5 बजे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और पेपर वन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब। एग्जाम फाइटर नंबर 1 को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसके जो नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं 5 बजे तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल में जाके प्रेस करें, ताकि आप मैं 5 बजे प्रतिदिन जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप आराम से घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं पूरे सिलेबस के पेपर 1 की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू वेरी वेरी मच।